हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डेथ नोट के 4th एपिसोड को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4th एपिसोड की शुरुआत में हमें शिनिगामी रियाल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे शिनिगामी ryuk के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि क्या सच में ryuk ने अपनी डेथ नोट ह्यूमन वर्ल्ड में गिरा दी है और शायद वो डेथ नोट किसी इंसान ने उठा ली होगी। तो दूसरा शिनिगामी बोलता है तो फिर ryuk को तब तक वहाँ पर रहना पड़ेगा जब तक वो डेथ नोट खत्म नहीं हो जाती या फिर जब तक वो इंसान मर नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे शिनिगामी यही कहते हैं कि हमने सुना है कि ryuk के पास वैसे भी 2 डेथ नोट है, उसके पास ये 2 डेथ नोट आई कैसे। और यहाँ पे हमें फिर से यागामी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी शिनिगामी आइस चाहिए तो मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा तुम्हें देना होगा। तो ryuk कहता है हाँ, डील करनी है। तो यागामी कहता है ryuk, इस डील का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर लाइट बोलता है कि देखो, मुझे ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें कोई भी क्रिमिनल ना हो और मैं उस दुनिया का भगवान बन के रहना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे मेरी ज़िंदगी को बढ़ाने का ऑफ़र देते तो मैं सोच सकता था, लेकिन कम करना नहीं। और शायद तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी। तो ryuk कहता है मैंने तो ये बात तुम्हें सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि तुम बाद में ये ना कहो कि मैंने ये तुम्हें क्यों नहीं बताया। तो लाइट कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम लेट हो चुके हो? मेरे ख्याल से जब तुम मुझे पहली बार मिले थे ये बात तुम्हें उसी समय बता देनी चाहिए थी, या फिर डेथ नोट पे ही इंस्ट्रक्शन के साथ लिख देते। तो यहाँ पे ryuk कहता है मैं शिनिगामी हूँ लेकिन ये मुझसे डर भी नहीं रहा। क्या बात है, और मेरी ही बैंड बजाता रहता है। तो लाइट कहता है ryuk और कुछ बताना है तुम्हें मेरे को? तो ryuk कहता है नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो लाइट कहता है ये तो बेकार है, अगर तुम मुझे तुम्हारे आंखों के बदले तुम्हारे पंख दे देते तो कुछ अलग होता। भगवान की तरह अगर मैं आसमान में उड़ता तो अच्छा लगता है ना, और वैसे भी इंसानों का यह सपना है कि वो कभी आसमान में उड़ पाए। तो ryuk कहता है कि इस हिसाब से तो तुम्हें कोई भी देख लेगा और पुलिस तुम्हें आसानी से पकड़ लेगी। तो लाइट कहता है हाँ ryuk, वैसे भी ये तो एक जोक था। अगर तुम मुझे तुम्हारी तरह आंख दे दोगे, पंख दे दोगे तो मैं तो एक असली शिनिगामी बन जाऊंगा, लेकिन वो भी ठीक रहेगा। तो ryuk कहता है तुम इन सब के बिना भी एक अच्छे शिनिगामी हो, क्योंकि शिनिगामी रियाल में आजकल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हमें लगता है कि हम बेकार की जिंदगी जी रहे हैं और हम इंसानों को भी इसलिए मारते हैं क्योंकि हम खुद नहीं मरना चाहते। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा मकसद क्या है, और उन सब के हिसाब से तो तुम बहुत अच्छे शिनिगामी हो। तो लाइट कहता है कि तुम्हारे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन मुझे शिनिगामी से कंपेयर मत करो। मैं तो इंसानों के लिए डेथ नोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि मैं इस दुनिया को बेहतर बना सकूँ। और मैं ये नहीं कहता कि शिनिगामी रियाल्म बिल्कुल बेकार है इंसानों के लिए। तुम खुद सोचो, जब भी कोई शिनिगामी तुम्हारे जैसे इस दुनिया में आता है तो दुनिया बदल जाती है और लोग शिनिगामी से बहुत डरते हैं। और तुम कहते हो कि शिनिगामी रियाल्म सड़ रहा है, तो तुम जब वापस जाओगे तो उसे बदलने की कोशिश करना। तो ryuk कहता है तुम तो बहुत पॉजिटिव थिंकर हो। तो लाइट कहते हैं हाँ, जब भी तो मैं इस दुनिया को अच्छा बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे लाइट को एक आइडिया आता है जब वो रूल्स पढ़ रहा होता है, और वो अपने स्टडी टेबल पे चला जाता है और कहता है जो डिटेक्टिव मेरा पीछा कर रहा है, मेरे को आइडिया आ गया है कि मैं उसका नाम पता कैसे लगाऊंगा। उसके लिए मैं डेथ नोट के रूल्स का इस्तेमाल करूंगा और मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं डेथ नोट के टाइम को कहाँ तक कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं कॉज ऑफ डेथ लिख देता हूँ तो मेरे पास 6 मिनट 40 सेकेंड होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसमें मैं डेथ का टाइम भी लिख सकता हूँ, है ना। तो अब मुझे बस ये एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं इसको किस किस तरह यूज़ कर सकता हूँ। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और जो चीफ होता है उसके पास फ़ोन कॉल आता है और उसे पता चलता है कि 6 और लोग मारे गए हैं और सारे की सारे हार्ट अटैक से। लेकिन इस बार थोड़ा अलग था, उन्होंने मरने से पहले कुछ अजीब सी चीज़ें की। जैसे उनमें से एक ने मरने से पहले दीवार पे अपने खून से एक अजीब सा सिंबल बनाया, दूसरे ने एक ऐसा लेटर लिखा जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, और तीसरा अपने सेल से बच के भाग गया और बाथरूम में जाके मर गया। यहाँ पे वतारी एल से कांटेक्ट करता है और एल को सारी चीजें बताता है और सारे के सारे प्रूफ एल को भेजता है। तो एल कहता है इन लेटर्स को देख के तो ऐसा लग रहा है कि किसी क्रिमिनल ने कीरा से डरकर ये सब लिखा है। लेकिन ये बात तो हमें पता ही है कि कीरा मरने का टाइम कंट्रोल कर सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कीरा मरने से पहले क्रिमिनल्स के एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है? तो यहाँ पे एल चीफ से बोलता है कि ये सारी रिपोर्ट्स अभी मीडिया पे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कीरा किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और अगर हम मीडिया में ये सारी चीजें दिखाएंगे तो उसे अपने रिजल्ट ही पता चलेंगे। फिर एल कहता है कि कीरा क्रिमिनल्स को अपने टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है
है। ऐसा करके ये करना क्या चाहता है। और फिर हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है। वो फिर से अपने डैड के कंप्यूटर को हैक करता है और उसे फिर से सारी फाइल्स मिल जाती हैं जिसमें उन सभी क्रिमिनल्स की मरने की रिपोर्ट्स होती है। और लाइट कहता है जैसे मैंने सोचा है वैसे डेथ नोट काम करेगी, क्योंकि पहला विक्टिम भाग के बाथरूम में गया और मर गया, वो भी ठीक 6 बजे। दूसरे विक्टिम ने वैसा ही सिंबल बनाया जैसे मैंने बनाया था और उसके बाद वो भी मर गया। और तीसरे ने वर्ड टू वर्ड सेम वैसे ही लेटर लिखा जैसे मैंने डेथ नोट में लिखा था। उन तीनों ने वो सारी चीज़ें की जो मैं चाहता था, लेकिन बाकी तीनों ने ऐसा नहीं किया। मैंने लिखा था कि उसको 1 घंटे के अंदर एफिल टावर पे जाके मरना है। अब क्योंकि कोई भी इंसान 1 घंटे के अंदर जापान से फ्रांस नहीं पहुंच सकता, तो सिंपली वो हार्ट अटैक से मर गया। और दूसरा, मैंने उससे बोला था कि मरने से पहले एल का चेहरा दीवार पे बनाए, लेकिन जब उसने एल को देखा ही नहीं था तो उसका चेहरा कैसे बनाता। और तीसरा, मैंने उससे कहा था कि एल जापानीज पुलिस फोर्स पे शक कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काम कर जाएगा, लेकिन ये भी काम नहीं किया, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ वही चीज़ लिख सकता है जिसे उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो। अब क्योंकि उस क्रिमिनल को एल के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि चल क्या रहा है, इसीलिए वो ये सब चीज़ें लिख ही नहीं सका। इसका मतलब डेथ नोट भी इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं कर सकती। हम लोगों से सिर्फ वही चीज़ें करा सकते हैं जो कि उनको पहले से ही पता हो। तो यहाँ पे लाइट कहता है कि एल और पुलिस ये कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे एल अभी यही सोच रहा होगा इन पिक्चर्स का क्या मतलब है। फिर हमें एल का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि वो कीरा क्रिमिनल्स को गिनी पिग्स की तरह यूज कर रहा है और अगर अभी वो कोई भी हरकत करेगा तो FBI उसे पकड़ लेगी। लेकिन हो सकता है कि उसका कोई और ही मकसद हो। ये पिक्चर, ये लेटर, क्या कोई मैसेज हो सकता है। फिर यहाँ पे एल देखता है कि ऊपर लिखा हुआ होता है कि एल क्या तुम्हें पता है। फिर हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है अब असली खेल शुरू होने वाला है। ये एक ऐसा क्रिमिनल है जिसने कल बैंक लूटने की कोशिश की थी। वहाँ पे वो कुछ लोगों के ऊपर हमला करके भाग गया और अब इसके लिए मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लाइट एक लड़की को कॉल करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि लाइट डेट पे आया हुआ होता है और वो डिटेक्टिव अभी भी लाइट का पीछा कर रहा होता है। लाइट उसे देख के खुश होता है और कहता है अच्छा हुआ ये आ गया, वरना आज का दिन तो मेरा वेस्ट हो जाता। फिर र्यूक कहता है कि तुम करने क्या वाले हो। तो लाइट कहता है तुम्हें तो पता ही होना चाहिए, तुम्हारी सामने तो डेथ नोट में सब कुछ लिखा था। तो र्यूक कहता है नहीं, उससे तो मजा खराब होता, मैं खुद देखना चाहता हूँ। फिर लाइट उस लड़की से मिलता है और ये दोनों एक बस में चढ़ जाते हैं। उस बस के अंदर वो डिटेक्टिव भी आ जाता है और उन दोनों की पीछे वाली सीट में आके बैठ जाता है। यहाँ पे लाइट और वो लड़की रैंडम बातें कर रहे होते हैं और फिर कुछ देर बाद बस एक स्टॉप पे रुक जाती है और वो क्रिमिनल बस के अंदर चढ़ जाता है और वो क्रिमिनल बस को हाईजैक करने की कोशिश करता है और कहता है अगर तुमने कोई भी छेड़छाड़ की तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। फिर वो क्रिमिनल बस ड्राइवर को बोलता है कि स्पेस लाइन में फ़ोन करो और उनसे कहो कि तुम्हारी बस हाईजैक हो चुकी है, इसीलिए सारे के सारे पैसे एक लड़के के हाथ में यहाँ पे भेजो, वरना मैं यहाँ पे सबको मार डालूंगा। इसके बाद यहाँ पे लाइट एक नोट में लिखता है और यूरी को बताता है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उसे धक्का दे दूंगा और उसकी पिस्तौल ले लूंगा। लेकिन उसके पीछे जो डिटेक्टिव होता है वो बोलता है कि नहीं, ये खतरनाक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो और तुम्हें लिख के देने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारी बात नहीं सुन सकता। तो यहाँ पे लाइट कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम उसके साथ नहीं हो। तो यूरी कहती है क्या उसके साथ। तो लाइट कहता है हाँ ऐसे ही होता है, एक बंदा ऐसा एक्ट करता है कि वो हाईजैक कर रहा है और वो अकेला है, लेकिन असलियत में उसका एक साथी पहले ही पीछे बैठा हुआ होता है जिससे कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो संभाल सके। तो फिर यूरी डरने लग जाती है और वो डिटेक्टिव सोचता है कि लाइट यागामी कीरा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो वो अभी तक इसको हार्ट अटैक से मार चुका होता। फिर वो डिटेक्टिव अपनी आईडी लाइट को दिखा देता है और हमें पता चलता है कि वो डिटेक्टिव एक FBI एजेंट होता है। फिर यहाँ पे लाइट समझ जाता है कि एल FBI का इस्तेमाल कर रहा है जापानीज पुलिस फोर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उस डिटेक्टिव का नाम होता है रे पेनबर। फिर लाइट उसका नाम जान के खुश हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है और मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि एक FBI एजेंट इस समय इस बस पे क्या कर रहा है, लेकिन आपके पास गन तो होगी ना, अगर कुछ भी होगा तो आप संभाल लोगे है ना। तो यहाँ पे रे पेनबर पहचान जाता है कि ये आदमी 2 दिन पहले न्यूज़ में था। ये एक ड्रग एडिक्ट है और इसने बैंक लूटने की कोशिश की थी और 3 सिविलियंस को मार के भाग गया था, ये बहुत खतरनाक है। फिर लाइट यहाँ पे यही सोचता है कि चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं, ये हम
पे गन पॉइंट भी नहीं करेगा। फिर लाइट अपने जेब से हाथ बाहर निकालता है तो एक पेपर जमीन पे गिरता है। लाइट उसे उठाने जाता है तो वो क्रिमिनल उसे देख लेता है और जाके कहता है क्या क्या कर रही है ये? नोट्स पास कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब वो क्रिमिनल उस पेपर को देखता है तो उसमें सिर्फ डेट प्लान्स लिखे हुए होते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब ये बस एक टनल से निकलती है तो उस क्रिमिनल को पीछे से एक परछाई सी आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो डर जाता है और कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? इतनी देर से पीछे कैसे छुपे हुए थे? पहले तो रे पेनबर को लगता है कि वो उसे ही कह रहा है, लेकिन नहीं, वो रियुक को कह रहा होता है। थोड़ी देर के लिए तो रियुक भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? तो वो क्रिमिनल कहता है नहीं, तुम वहीं पे खड़े रहो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, तुम एक मॉन्स्टर हो। फिर रे पेनबर कहता है कि सब झुक जाओ। फिर रियुक समझ जाता है कि लाइट के जेब से जो पेपर गिरा था वो डेथ नोट का पेपर था। इस वजह से ये क्रिमिनल रियुक को देख पा रहा है और जब रियुक उस क्रिमिनल के पास बढ़ता है तो वो क्रिमिनल रियुक पे सारी की सारी गोलियां चला देता है और अपनी बंदूक खाली कर देता है। फिर रियुक कहता है शिनिगामी को तुम गोली से नहीं मार सकते और वैसे तो लाइट है कमाल का, क्लास का टॉपर भी है और उसने इतना अच्छा आइडिया निकाला है कि उसने अपना पीछा करने वाले का नाम भी पता लगा लिया है। फिर वहां से पीछे से रे पेनबर भागता हुआ आता है और उस क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिमिनल बस रुकवा देता है और बस से नीचे उतर जाता है। जैसे ही वो नीचे उतरता है वहां से सामने से एक गाड़ी आती है और उसे ठोक देती है, जिससे कि वो क्रिमिनल वहीं पर मर जाता है, जिससे कि सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और लाइट कहता है 11:45 बिल्कुल एग्जैक्ट। फिर हमें दिखाया जाता है कि लाइट ने अपने डेथ नोट में क्या लिखा होता है। उसने लिखा होता है वांटेड क्रिमिनल किचिरो उसिरेडा एक्सीडेंटल डेथ। उसके आगे उसने लिखा होता है कि 11:31 पे वो स्पेस लाइन जाने वाली बस पे चढ़ेगा। उसके बाद वो उस बस को हाईजैक करने की कोशिश करेगा और उसके पास एक गन भी होगी, लेकिन थोड़े समय बाद वो उसके पीछे एक मॉन्स्टर को देखेगा और उस पे गोलियां चला के अपनी बंदूक खाली कर देगा। उसके बाद वो बस से उतर के भागने की कोशिश करेगा, लेकिन एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाएगा ठीक 11:45 पे उसी दिन, और उसके बाद वो मर जाएगा। और फिर लाइट कहता है डेथ नोट कभी चूकती नहीं और अगला नंबर तुम्हारा है रे पेनबर। और यहाँ पे ये 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।